गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित। और जैसा हमने कल की वीडियो में जो हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी है, और इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस में जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है वो बहुत सारी प्रोसेसेस में अकर्स होता है या कंप्लीट होता है, जिसमें हमारी प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले होता है इंजेशन, उसके बाद होता है हमारा डाइजेशन, डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद है एसिमिलेशन, और लास्ट में आता है एक्सक्रीशन। जब भी हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करते हैं उसमें ये सारे प्रोसेस को हमें नंबर वाइज पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो इंजेशन की कंप्लीट होती है, उसके बाद डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है। ये सब हम जानेंगे कि कैसे क्या प्रोसेस में क्या होता है, कैसे प्रोसेसेस कंप्लीट होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पता ही है कि अमीबा एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में हमें मिलता है, और वो उसके बारे में पढ़ना है कि वो कैसे डाइजेशन को कंप्लीट करता है, कैसे खाना खाता है, क्या एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे एसिमिलेशन है, और लास्ट एक्सक्रीशन के बारे में। और उसके बाद स्टार्ट होगा जिसका हमें वेट था, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अमीबा का हम न्यूट्रिशन देख रहे हैं। तो अमीबा एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं होता। अमीबा कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या फिर मैट्रिक्स होता है इसका। बीच में इसके न्यूक्लियस होता है। जो साइड की लेयर होती है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। बीच में है इसके न्यूक्लियस, और इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो इंजेशन है, इंजेशन का मतलब होता है जो पहली प्रोसेस आती है जिसे हम इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन जिसमें होता है कि किस तरीके से हम अपने फूड को बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। इंजेशन का मतलब ही होता है कि फूड को बॉडी के अंदर एंटर करना, उसे बोलते हैं हम इंजेशन। लिख भी देते हैं, टू एंटर द फूड। तो अमीबा में सबसे पहले क्या होता है, अगर अमीबा अपने फूड को चेक करता है, सबसे पहले अगर कोई भी फूड है, इसको बोलते हैं फूड, जब ये इसके पास आता है कोई भी, तो ये क्या करता है, इसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। लाइक इसके जो स्यूडोपोडिया होती है जो कि एक फिक्स शेप नहीं होती, ये इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोलते हैं। तो ये फिंगर की तरह वर्क करती हैं और इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अगले डायग्राम में बना देता हूँ। ये बना साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, और यहाँ पे आ जाता है फूड। अब ये धीरे धीरे कोशिश करता है कि ये फूड पार्टिकल को क्या करे, कैप्चर करने की कोशिश करता है। उसके बाद जब ये इसके पास आता है तो ये स्लाइटली अपने इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, इस फूड को कंप्लीटली अपने अंदर कवर कर लेता है। लाइक हम थर्ड जब डायग्राम देखेंगे जिसमें ये कंप्लीटली क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा। यहाँ पे ये फूड पार्टिकल आता है जिसको इसने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब यहाँ से प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करता है, अमीबा अपनी बॉडी के अंदर से कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है या सिक्रीट करता है, जिससे ये जो फूड पार्टिकल होता है ये कंप्लीटली डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर देता है। जब ये प्रोसेस डाइजेस्ट हो जाती है तो जितना भी इसका जो डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, जब ये डाइजेस्ट हो जाता है पूरा फूड पार्टिकल, ये अब प्रोसेस होता है इसका एब्जॉर्प्शन का। मतलब ये जो अब फूड था जो कि एक टाइम पे सॉलिड था, इसको इसने एक लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया ताकि ये इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके अमीबा,
अब ये इसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इस प्रोसेस को भी बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे ये जो फूड पार्टिकल था यह अब इजीली साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, ये था एब्जॉर्प्शन। उसके बाद है यहाँ से ये पूरा जो डाइजेस्टिव था, जो जूस बना है इस फूड पार्टिकल का, वो पूरे के पूरे इस पूरे अमीबा के अंदर जो पूरा साइटोप्लाज्म है इसके अंदर मिक्स हो जाता है, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अब ये पूरा मिक्स हो चुका है इसके अंदर, तो एसिमिलेशन। अब बचता है हमारा जो वेस्ट है। लास्ट में हमने पढ़ा था जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से आउट करने की प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो अमीबा भी अब सेम यही काम करता है कि ये जो वेस्ट बचता है इसका, इसको बॉडी से आउट कर देता है। और इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो नंबर वाइज हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने इंजेक्शन देखा था, टू एंटर द फूड, यहाँ से फूड एंटर हो रहा था इसके अंदर। बाद में था डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन में था जब अमीबा अपने गैस्ट्रिक जूसेज या जो भी डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं उनकी हेल्प से इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देता है। लास्ट में जब ये एब्जॉर्ब करता है इसको, जितना भी जो फूड था जो अब केमिकल फॉर्म में आ चुका है, इसको एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को बोलते थे एब्जॉर्प्शन। लास्ट में ये पूरे साइटोप्लाज्म में जब मिक्स होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। देन लास्ट में जो भी हमारा लास्ट में एक्सक्रीट बचा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको बॉडी से आउट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। और यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होता है वो अमीबा का कंप्लीट हो जाता है, कर लिया एनर्जी इसको रिलीज इसे नोट करने के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्ट करने जा रहे हैं, और यहाँ पे अमीबा का जो डाइजेशन है वो ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स हम अपने बारे में पढ़ेंगे कि हमारे में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अभी हम सबको बस बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में पता ही नहीं होती हैं, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं। लाइक अगर एक छोटा सा चीज़ लें, अगर किसी से भी पूछोगे कि हमारा पेट कहाँ होता है तो सबका यही मानना होता है कि यहाँ पे, पूरे पेट पे हाथ रखते हैं और होल पेट को इसको बताते हैं, इतने पोर्शन को, कि यही क्या है हमारा स्टमक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टमक एक छोटा सा पार्ट होता है, ये जे शेप जो पार्ट है, इतना सा पार्ट होता है जिसको स्टमक बोलते हैं। लाइक यहाँ पे हार्ट से हल्का सा नीचे हमारा स्टमक होता है, पूरा पेट स्टमक नहीं होता है। इन्हीं ऐसे ही कुछ चीज़ें फैक्ट्स के बारे में हमें जानना है। पहले स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, फिर डिटेल में इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा बक्कल कैविटी और नसल कैविटी आती है। यहाँ बक्कल कैविटी से हमारा खाना सबसे पहले एंटर करता है, जिसे हम माउथ बोलते हैं। वहाँ से जाता है सीधा ईसोफेगस के पास, ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप के बाद खाना एंटर करता है स्टमक में। स्टमक में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं जानेंगे इस चैप्टर में। स्टमक से जाता है खाना सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, जो कि बहुत सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं और सिक्रीट करने के बाद डाइजेशन में हेल्प करती हैं। खाना एंटर करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन जैसी प्रोसेसेस ओवर होती हैं, एंड देन एक्सक्रीशन, और खाना एनएस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। अब इन चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना है कि कहाँ पे क्या प्रोसेस कैसे होती है खाने को, सब चीज़ हमें एक एक चीज़ डिटेल में पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम माउथ के बारे में। खाना सबसे पहले एंटर होता है थ्रू आवर माउथ। जो रियल में खाने का जो डाइजेशन होता है वो असल में स्टार्ट हो जाता है माउथ के ही अंदर। मतलब खाने के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, स्टार्च होता है, शुगर होता है, इन सब का ब्रेकडाउन या इन सब का डाइजेशन स्टार्ट हमारा माउथ के अंदर ही होता है। हमारे माउथ के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स एक तरीके का एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ये जो सलाइवरी एमाइलेज होता है इसका काम होता है कि हमारे खाने में जितना भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसको स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाना। ठीक है। असल में हमारे फूड में जो हमारी मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हमारे जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें होता है सबसे पहले होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद है हमारा प्रोटीन, उसके बाद है हमारा फैट्स, और इन चीजों को हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो चेंज होता है हमारा ग्लूकोज में, जो प्रोटीन होता है वो चेंज होता है हमारा अमीनो एसिड्स में, और जो हमारे फैट्स हैं वो चेंज होते हैं फैटी एसिड्स में। अब हमें पूरे डाइजेशन में इन्हीं तीन चीजों को रिकवर करना होता है। हमारे खाने में से हमको निकालना होता है इन तीन चीजों को। इसके लिए जो हमारा डाइजेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ के अंदर ही। माउथ का काम क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से सलाइवरी एमाइलेज निकलता है। सलाइवरी एमाइलेज हमारे कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ये जो सलाइवरी एमाइलेज है पता ही होगा, बचपन में बहुत बार हमने सुना है, क्या जिसे कहते हैं, क्या, थूक। बहुत सारे बच्चे होते हैं और जिन्हें ये गिन गिन ऐसा लग रहा है वो याद रखें, बचपन में बहुत टपका है। तो सलाइवरी एमाइलेज वही है जो कि चेंज करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे ग्लूकोज में। उसके बाद हम जो हमारा माउथ होता है उसमें हमारे जो टीथ्स होते हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। टीथ्स क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे खाने को कटिंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। कटिंग और ग्राइंडिंग करके हमारे खाना इजीली क्या करते हैं, हम इंजेस्ट कर सकते हैं, मतलब हमारे स्टमक में जाता है और इजीली डाइजेशन में हमें हेल्प मिलती है। तो टीथ्स का भी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और हम टीथ्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे पता है हमें कि जो हमारे टेम्परेरी टीथ्स होते हैं वो होते हैं कितने, 20, और जो हमारे परमानेंट होते हैं वो होते हैं 32। तो जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। जो परमानेंट है वो 32 होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एडल्ट टीथ भी बोलते हैं। उसके बाद एक होती है, हमने सुना होगा जब हम कभी कभी खाना खाते हैं तो लाइक बहुत बार एडवर्टाइज देखा है कि दांतों में झंझनाहट, देन यूज द सेंसिटिव टूथपेस्ट लाइक दिस। तो वो सेंसिटिव टूथपेस्ट या सेंसेशन या सेंसिटिविटी होती ही क्यों है, क्योंकि हमारे दांतों में एक नर्व प्रेजेंट होती है। वो जो नर्व होती है जिसको बोलते हैं डाइफोडेंट नर्व, और ये डाइफोडेंट नर्व काम करती है कि जब भी हम कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं, अगर वो खाना हमें कैविटीज हो चुके हैं और वो खाना डाइफोडेंट नर्व से अटैक करता है तो हमें सेंसिटिविटी रिलीज होती है, या सेंसिटिविटी जैसा कुछ भी एहसास होता है, तो वो इसी की वजह से होता है। उसके बाद आप ये नोट कर लीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। माउथ के बाद जो हमारा खाना होता है अब वो एंटर कर जाता है हमारे ईसोफेगस में।
हमारा खाना हमारा एंटर कर चुका है ईसोफेगस में, ईसोफेगस जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप। ईसोफेगस फूड पाइप का मतलब होता है कि ये काम है इसका कि जो भी खाना माउथ से, जो अब सिंपल फॉर्म में कटिंग और ग्राइंडिंग हो चुका है, जिसमें से हमने कार्बोहाइड्रेट को ऑलरेडी डाइजेस्ट कर लिया है, अब उस खाने को पहुंचाना है स्टमक तक। इसका काम ही है जो खाने को पहुंचा देता है कहां तक, स्टमक तक। लेकिन कभी कभी देखा है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे हम खाना खा रहे होते हैं और हमें हिचकी आने लग जाती है, यह खाना अटक जाता है, यह अंदर जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ईसोफेगस का यहाँ पे हेल्प करने का भी काम होता है कि जो खाना अटक चुका है उसको डायरेक्टली स्टमक तक कैसे पहुंचाना है। उसके लिए जो हमारा ईसोफेगस है वो स्टार्ट कर देता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, और इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर मैं इजीली सिंपल वे में समझूं या इजी वर्ड्स में समझूं तो इसको हम बोलते हैं लाइक कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जब हमारे सामने 2 समोसे रखे हों और 2 समोसे में से मुझे दोनों ही खाने हो और एक भी किसी को ना देना हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारा जल्दी से खा लूं, मतलब सारा मेरे हिस्से में आना चाहिए। मैं तो नहीं चाहता ना मैं किसी को अपना समोसा दे दूं, और क्यों भी दूं, जब मेरे अंदर कैपेबिलिटी है जल्दी खाने की तो मैं खाऊंगा दोनों। तो उस चीज के लिए मुझे जरूरत होती है किसकी, मेरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की। मतलब ये जो मेरा फूड पाइप होता है ये भी मेरी हेल्प करता है मेरी दोनों समोसे मुझे खाने में। अब कैसे कि अगर मैं जल्दी जल्दी से दोनों समोसे खाना चाहता हूं तो मतलब मुझे बड़े बड़े बाइट्स खाने पड़ेंगे। जैसे मैं बड़े बड़े बाइट्स खाता हूं वो क्या होता है, मेरे गले में अटक जाता है, और जैसे मेरे गले में अटकता है और मुझे उसको उतारना भी तो है नीचे पेट तक, उसमें हेल्प करता है मेरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है कि अगर ये ईसोफेगस है तो ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस और एक्सपेंशन स्टार्ट कर देता है मेरे गले के अंदर। अगर यहां पे खाना फंसा है तो इस प्रोसेस से ये इसको नीचे लाने का काम करता है। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन का, ये एक्सपेंशन का, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर इसको हम एक डेफिनेशन में लिखें तो लिख सकते हैं द रिदमिक contraction and expansion of food pipe is called peristaltic movement। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद जो हमारा खाना होता है अब वो एंटर कर जाता है हमारे स्टमक में। स्टमक में आने के बाद खाने का नाम भी चेंज होता है। जैसे हमारे पास अगर गेहूं है और गेहूं को मैं पिसवा दूं तो उसके बाद उसे गेहूं तो नहीं बोलेंगे ना, उसको आटा बोलेंगे। और इसी तरह से हमारा फूड होता है, जब फूड हमारे स्टमक में एंटर करता है तो ये बन जाता है बोलस। इसको फिर हम बोलना स्टार्ट करते हैं बोलस। मतलब अब खाना पहुंच चुका है स्टमक में और यहां पे पहुंचने के बाद खाने को बोला जाता है बोलस। अब ये जो बोलस है यहां पे अब खाने का आधा अधूरा डाइजेशन यहां पे स्टार्ट होगा। बाकी का माउथ के बाद जो डाइजेशन है स्टार्ट होता है स्टमक के अंदर। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है लगभग। लाइक जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे उसको ब्रेक डाउन करने का काम यहीं पे होता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम यहीं से स्टार्ट होता है। ये जो स्टमक है, ये जो ग्लैंड है एक तरीके का, ये कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करता है। ये कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है जिसमें होता है HCl, पैप्सिन एंड म्यूकस। इन गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से हम खाने का जो चर्निंग होती है या जो उसका डाइजेशन होता है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं।
जैसे सबसे पहले हमारा HCl होता है, HCl का वर्क देखते हैं। HCl एक तरीके से HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और एसिड, ये जो एसिड है ये इतना हार्मफुल होता है कि लाइक अगर मेरे हैंड पे गिरे तो हैंड को बर्न कर सकता है या बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। लेकिन सोचो कि ये जो HCl है जब हमारे पेट में होता है तो हमें कोई हानि नहीं होती, या हमारे पेट की जो वॉल्स होते हैं, स्टमक वॉल्स होती हैं, क्या वो बर्न नहीं होती होंगी? सोचने वाली बात है। इसके लिए बोला था ना, भगवान ने बड़ा सोच समझ के बनाया है, तो हर चीज का जुगाड़ या हर चीज का बंदोबस्त करके भेजा है ऊपर से। लाइक HCl से, अगर HCl जलाता है तो इसको बचाने के लिए म्यूकस भी तो साथ में रिलीज हो रहा है। ये जो म्यूकस है ये एल्कलाइन होता है नेचर में। अगर एल्कलाइन नहीं समझ में आ रहा तो समझते हैं ये बेसिक होता है नेचर में। और ये जो हमारा HCl है ये होता है एसिडिक नेचर में। अगर मेरा जो स्टमक है यहां पे, अगर जब HCl रिलीज होता है तो ये जो म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करता है, हमारे चारों तरफ लेयर बना देता है। एसिड को रिलीज होने से पहले म्यूकस पूरे स्टमक के चारों ओर ये लेयर बना देता है, और ये जो लेयर होती है ये हमारी जो वॉल्स होती हैं स्टमक की, इनको बर्न होने से बचा लेती है HCl से। अब इनके फंक्शंस देखते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं HCl के और इन बाकी सब के। आई होप ये नोट हो गया होगा, नहीं हो तो इसको कर लो, जल्दी से पॉज करो और नोट कर लो। अब फंक्शन देखते हैं हम पहले HCl का। HCl जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का वर्क होता है, इट किल जर्म्स और हार्मफुल microorganism present in our food। हमारे फूड में जितने भी हार्मफुल केमिकल, जर्म्स या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी प्रेजेंट होते हैं उन सबको मारने का काम होता है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऐसा होता है, सुना होगा सबने कि एसिडिटी के बारे में, कि हमें एसिडिटी हो जाती है, या बहुत से जो बड़े लोग होते हैं उनकी एसिडिटी बहुत होती है। उस एसिडिटी का मतलब या उसका रीजन यही होता है कि जब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें होता है कि जो HCl होता है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। जो लोग ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, या बोलते हैं ना पेट भर जाता है नीयत नहीं भरती, तो वही वाला सीन है। तो एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, एक्सेस बहुत ज़्यादा एक्सेस रिलीज होता है। उसमें क्या होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा रिलीज होता है तो उसी से कॉज होती है एसिडिटी। और एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिस का। लाइक बेस में जो एग्जांपल्स हैं उसमें है इनो, या फिर हम यूज़ करते हैं घर का प्रोडक्ट या घरेलू नुस्खा जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। इससे हमारी जो एसिडिटी होती है उसमें रिलीज मिलता है हमको। उसके बाद यहाँ तक पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं जो फंक्शन है पेप्सिन का। पेप्सिन का जो फंक्शन होता है वो होता है कि हमारे प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। सिंपल, लाइक देखते हैं अभी। अब जो फंक्शन है हम देखते हैं पेप्सिन का। पेप्सिन है ये, पेप्सिन ना समझे तो पेप्सिन का मतलब है कन्वर्ट करता है हमारे प्रोटीन को और ये बदल देता है पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स पेप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। लाइक जो प्रोटीन होता है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पेप्टोन्स में बदलने का काम होता है हमारे पेप्सिन का। उसके बाद फंक्शन आता है हमारे म्यूकस का। यहाँ तक नोट कर लें सभी, वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं।
फंक्शन है हमारे म्यूकस का। म्यूकस का फंक्शन हमने पहले भी समझ लिया है कि म्यूकस का काम होता है कि जो HCl होता है कि जिसकी HCl की वजह से जो हमारे स्टमक की वॉल्स होती हैं वो जले ना, बर्न ना हो या फिर हार्म ना पहुंचे उसको, उसे प्रोटेक्ट करने का काम होता है हमारे म्यूकस का। तो जो म्यूकस होता है, म्यूकस एक स्टिकी लिक्विड होता है, स्टिकी लिक्विड होता है जिसका नेचर बेसिक होता है या फिर एल्कलाइन होता है। ये करता है प्रोटेक्ट हमारे स्टमक वॉल्स को, हमारे स्टमक वॉल्स को बचाता है किससे? फ्रॉम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस अगर प्रैक्टिकली जाने कि म्यूकस क्या होता है, तो जैसे पता है बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो बहरी होती है नाकों से, स्टिकी सा लिक्विड, वो आप जान ही चुके होंगे क्या होता है, तो वही म्यूकस है। और ये सोच के अब भी जिनको घिन आ रही है तो वो ऐसा ना सोचे, क्योंकि बचपन में ऐसा कोई नहीं जिसकी नहीं बहती है, तो ये वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। म्यूकस के बाद जो हमारा स्टमक होता है उसकी कुछ मसल्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। अब ये जो मसल्स होती हैं इनका काम होता है कि स्टमक में से जो हमारा आधा जो डाइजेस्ट हो चुका खाना है उसको अब धीरे धीरे, उस खाने को धीरे धीरे सेंड करना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। स्फिंक्टर मसल्स खाने को सेंड करती हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब खाना जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है तो यहाँ पे भी इसका एक नया नाम हो जाता है जिसको बोलते हैं चाइम। अब इस चाइम के बारे में हमें पढ़ना है कि क्या फंक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद खाने के। तो देखते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे स्टार्ट करते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, फ़ायदा उठाओ वीडियो पॉज करने का। आगे बढ़ते हैं। अब खाना पहुँच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में और हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है खाने का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्टार्ट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं, अब हम आ चुके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, कोई अंदाज़ा लगा सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वैसे नाम से तो छोटी लग रही है, कि कितनी बड़ी होती होगी? अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6 से 7 मीटर की होती है। कहीं पे 6.5 भी लिखा होता है, लेकिन अप्रॉक्स 6 से 7 मीटर के आसपास होती है। जो कार्निवोरस होते हैं, जो कार्निवोरस होते हैं लाइक जो मीट ईटर्स होते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल होती है एज कंपेयर्ड टू हर्बीवोरस से। हर्बीवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कार्निवोरस होते हैं वो खाते हैं मीट, और जो मीट होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस खाते हैं क्या? ग्रास, जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है। नहीं होती है, इसीलिए जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस जिनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। और जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो 6 से 7 मीटर की होती है। 6 से 7 मीटर लाइक इतना जोड़ूँ तो 7 बार जोड़ूंगा। तो हाँ, स्मॉल इसलिए कहते हैं, स्मॉल कहने का मतलब होता है, देखते हैं कि इसको फिर स्मॉल क्यों कहते हैं अगर ये वाकई में बड़ी होती है तो। स्मॉल इसलिए कहते हैं, स्मॉल कहने का मतलब है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका जो डायामीटर होता है वो कम होता है एज कंपेयर्ड टू हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और जो लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बोलते हैं। ये रीज़न है। और आगे हम पढ़ते हैं।
अब हमारा खाना जो है वो एंटर हो चुका है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अब खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है तो इसको बोलते हैं हम चाइम। अब इस फूड को बोलते हैं चाइम। अब इस चाइम का काम होता है कि जो खाना स्फिंक्टर मसल से धीरे धीरे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा है, अब उसका फंक्शनिंग करना, या उसमें जो बची हुई चीज़ें, हमारे फैट्स बचे हैं, हमारा जो पेक्टोन्स जो हमने ब्रेक डाउन किया था, उनको आगे फर्दर क्या करना, डाइजेस्ट करना और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था हमारा एम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स और हमारे फैट्स को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का। अब यहाँ पे जब खाना आ चुका है तो जो हमारा लीवर होता है वो सिक्रीट करता है ये सिक्रीट करता है बाइल जूसेस को। लीवर का काम होता है हमारे बाइल जूसेस को सिक्रीट करना। बाइल जूसेस में एक ग्रीन कलर का बाइल लिक्विड होता है जो ग्रीन होता है कलर में, और इस बाइल लिक्विड को स्टोर करता है। जहां पे ये स्टोर होता है उसको बोलते हैं हम गॉल ब्लैडर। यहां तक कोई डाउट? समझ में आया कि लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूसेस को। जो बाइल है, जूस है, वो एक तरीके का बाइल लिक्विड होता है जो ग्रीन कलर का होता है, और वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। हमारे लीवर की भी एक खासियत है, हमारे लीवर की खासियत है रीजेनरेशन की। लाइक हमने सुना है जो लिजर्ड होती है, अगर उसकी मैं पीछे से टेल को काट दूं तो वापस से क्या हो सकती है, रीजनरेट हो जाती है। सेम हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में ऐसी खासियत नहीं है, लेकिन लीवर को छोड़ के। लीवर में ये खासियत है किस चीज़ की, रीजनरेशन की। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक लीवर का डायग्राम बनाऊँ और यहाँ से इसको ब्रेक कर दूँ, अगर मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, अगर इसको दो हिस्से में ब्रेक करूँ, जैसे ये ब्रेक किया हुआ पोर्शन बना एक लीवर का ये, और एक लीवर का पोर्शन बना ये, अब क्या होगा, ये रीजनरेट हो जाता है वापस से, मतलब ये दो लीवर्स बन जाते हैं। लाइक अगर ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अय्याशीबाजी होती है ना, ड्रिंक करने वाले, तो जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनका क्या होता है, पहले अल्कोहल का काम कैसे शुरू होता है, अल्कोहल का काम शुरू होता है बताने से कि पहली बार जब दारू पी तो उसने बोला कि बेटा दिमाग ख़राब हो रहा है। होता है ना, चक्कर आने लगे जाते हैं, हम रास्ता भूल जाते हैं, जाना कहीं होता है, नाली में गिर जाते हैं, तो पहले दारू का काम होता है ये बताना कि बेटा दिमाग ख़राब हो रहा है। लेकिन जो बदतमीज इंसान होते हैं, जो भूल जाते हैं कि दिमाग पे असर अब नहीं हो रहा, फिर दारू उनके दिमाग पे असर नहीं करती, फिर असर करती है लीवर पे। उसके बाद ख़राब करना स्टार्ट करती है किसको, लीवर को, कि बेटा समझ जा अब दिमाग नहीं, लीवर ख़राब होने वाला है तेरा। जब लीवर ख़राब होता है तो लीवर सड़ना स्टार्ट हो जाता है, मतलब डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। जो ज़्यादा दारू पीता है वो क्या होता है, जैसे अगर ये पार्ट मेरा अगर ये डिकम्पोज हो गया तो इसको ठीक करने का तरीका होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं इसको काट देते हैं, और इसकी जगह, या अगर जिसका पूरा लीवर ख़राब हो चुका है तो इसकी जगह, वो लीवर की जगह एक स्मॉल पार्ट लगा देते हैं लीवर का, लाइक ये, और ये हम दूसरे से भी डोनेट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो रीजनरेशन होता है इसमें। जो नया लीवर लगाया जाता है वो क्या होता है, कुछ दिनों बाद से रीजनरेट हो जाता है और नया लीवर लग जाता है। तो लीवर की ये खासियत होती है रीजेनरेशन की, मतलब लीवर क्या होता है, रीजेनरेट। तो लीवर की खासियत है रीजनरेट की। अभी हम पढ़ रहे थे, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ये नोट कर लीजिए, नोट करना है तो हो सकता है 10th में काम ना है, लेकिन आगे जब चल के बड़ी क्लासेस में ज़रूर काम आएगा, जब हम जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियां करती हैं, तब ज़रूर काम आता है। आगे देखते हैं, हम पढ़ रहे थे अपने बाइल जूस के बारे में। जो बाइल जूस होता है उसका काम होता है, अब इसका वर्क देखते हैं। इसका वर्क होता है कि जितना हमारे खाने में, अब जो खाना स्टमक से आया है उसके अंदर जो फैट है, उस फैट को ब्रेक डाउन कर देना छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। लाइक अगर कोई फैट का बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसको ये ब्रेक डाउन कर देता है हमारा बाइल, किस में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में।
उसके बाद जब हमारा जो फैट है वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में अब क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, सिंपल फॉर्म में आ चुका है। अब है इसको लास्ट रूप देने का इसका, या फिर लास्ट स्टेज पे पहुंचाने का, जिसमें हमारा जो फैट होता था वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे फैटी एसिड्स में या फिर ग्लिसरॉल में। उसके लिए अब काम आता है हमारा लिवर हो चुका, गॉल ब्लैडर हो चुका, अब काम है हमारे पैनक्रियाज का। यहाँ तक नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को नोट कर लें। आई होप हो चुका होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारे पैनक्रियाज के बारे में। जो हमारा पैनक्रियाज होते हैं, पैनक्रियाज अपने पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं, और जिसमें दो तरह के जूसेस होते हैं। पहला होता है लाइपेज और दूसरा होता है ट्रिप्सिन। लाइपेज और ट्रिप्सिन दोनों का जो काम होता है, उसमें लाइपेज का जो वर्क होता है उसका काम है जो हमने ग्लोब्यूल्स, जो हमारे फैट के ग्लोब्यूल्स जो हमने अभी कन्वर्ट किए थे, उन ग्लोब्यूल्स को वापस से कन्वर्ट कर देना इसके सिंपल फॉर्म में, जिसका नाम है फैटी एसिड। फैटी एसिड या फिर इसको हम बोल देते हैं ग्लिसरॉल, जो हमारे फैट की सिंपलर फॉर्म है, जो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था। उसके बाद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम होता है जो हमने स्टमक में पेप्टोन्स को कन्वर्ट किया था, इन पेप्टोन्स को ये कन्वर्ट कर देता है हमारे सिंपलर फॉर्म, हमारे प्रोटीन की, जिसको बोलते हैं हम अमीनो एसिड। अब हमारे खाने में जितना भी हमारा खाना था वो सिंपलर फॉर्म में आ चुका है। अब हमारे इंटेस्टाइन का वर्क होता है कि जो चीज़ें, जो न्यूट्रिएंट्स हमने अपने खाने से अभी एब्जॉर्ब किए हैं, लिए हैं, उन सबको क्या कर देना, ये एब्जॉर्ब कर लेना फूड में से। और उसे एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम बोलते हैं विलीज। लाइक देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और नोट कर लिया होगा। अब आगे हम देखते हैं। अब आ जाते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो हमने खाने में से अभी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने हैं, उस एब्जॉर्प्शन में जो हमारा हेल्प करता है वो है विलीज। लाइक ये अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये जो मिलियंस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम बोलते हैं विली। इन विली का वर्क होता है, ये क्या करती हैं, ये इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया को स्मॉल इंटेस्टाइन के। मीन्स जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। तो जितनी ज़्यादा विलीज होती हैं, ये सरफेस विली स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं, और उसके बाद सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उसके बाद जब इतना वर्क हो जाता है, अब हमारे खाने में से जो बचा है वो बचता है केवल वाटर हमारा। अब उस वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो डाइजेशन होता है, वो परफॉर्म होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी जो लेंथ होती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स 1.5 मीटर की होती है, आसपास इसी के। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें हमारा वर्क होता है वाटर के डाइजेशन का। जो वाटर का डाइजेशन परफॉर्म होता है वो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का इतना वर्क कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे वाटर और इसके साथ साथ रफेज एक तरीके का न्यूट्रिएंट ही होता है जो हमारे फूड में प्रोड्यूस होता है,
जैसे जो हेल्प करता है हमें डाइजेशन में। हमारे फूड्स में जो हमारे मोस्टली फ्रूट्स होते हैं, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, उनमें रफेज प्रेजेंट होता है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। उसका डाइजेशन भी कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से जाने के बाद, इतना काम होने के बाद जो हमारा वेस्ट बचता है, जो वेस्ट बचा है वो आउट हो जाता है हमारी बॉडी से थ्रू एनस। एनस से जब खाना आउट हो जाता है, इतना होने के बाद यहाँ पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पे एंड्स होती है। और अभी भी एक वर्ड जो हमने एक ऑर्गन देखा था जिसमें था अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का फंक्शन पढ़ते हैं। अपेंडिक्स असल में हमारा एक तरीके का वेस्टिजियल ऑर्गन है। देखते हैं, ये नोट हो गया होगा सभी का। स्टार्ट करते हैं आगे। जो हमारा अपेंडिक्स है वो हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन जो अब हमारा किसी भी बॉडी के किसी भी फंक्शन में हेल्प नहीं करता है। ये कभी यूज़ होता था पहले, हमने सुना होगा हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो होमोसेपियंस या फिर मंकी टाइप बोलते हैं ना, बंदर थे। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, हमारा जो खाना होता था वो कच्चे ग्रीन प्लांट्स हुआ करते थे। मतलब पका के तो खाना नहीं खाते थे हम, तो हम ग्रीन प्लांट्स को खाया करते थे, रॉ ग्रीन प्लांट्स को। और इन ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जिससे हमारे पेपर्स बने होते हैं। पेपर जो कि बने होते हैं ग्रीन प्लांट से, मतलब ग्रीन प्लांट्स में होता है सेल्यूलोज। इस सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए हम यूज़ करते थे अपेंडिक्स का। लेकिन अब तो हमने ग्रीन प्लांट्स को कच्चा खाना बंद ही कर दिया, पका के खाते हैं। तो सेल्यूलोज जो है अब हमारे एक डाइजेशन का या हमारे डाइजेशन का पार्ट नहीं है। इसको अब ये जो सेल्यूलोज है ये होता है, और जो अपेंडिक्स का काम होता है वो होता है जितने भी हर्बीवोरस होते हैं या फिर जो कैटल्स होते हैं, लाइक जो हमारी गाय भैंसें होती हैं, उनमें सेल्यूलोज का वर्क होता है क्योंकि वो कच्चे ग्रीन प्लांट्स को खाया करती हैं और उसमें ये सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। इसलिए अपेंडिक्स हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई बॉडी में वर्क नहीं होता है लेकिन प्रेजेंट होती है। ये धीरे धीरे इवॉल्व होती जा रही है, एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए अपेंडिक्स हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसको हम ज़्यादा फर्दर स्टडी नहीं करते हैं। सुना होगा बहुत सारे लोगों का अपेंडिक्स का पेन होता है जिसमें ऑपरेशन होता है और अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। अपेंडिक्स जो लार्ज इंटेस्टाइन के पास में बनी होती है इस तरीके से, ये है अपेंडिक्स। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा टॉपिक, उसमें होगा हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। और जैसे ये डाइजेशन में हमने बहुत कुछ नया सीखा है, ऐसे ही हम अपने रेस्पिरेशन में बहुत कुछ नया सीखेंगे। हमें एनर्जी कैसे मिलती है, एटीपी एडीपी के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है उसके बारे में। जब तक आप ये नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। ये लेक्चर पसंद आया है तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और तब तक के लिए आप लाइक करते रहें और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।